एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट बी के यूनिट 1 को हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 वीडियो में हमने डेटाबेस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम आरडीबीएमएस और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेसन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माई एसक्यूएल, तो इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि सारा का सारा माई एसक्यूएल में जितना भी काम है वो आपका आज के लेक्चर पर बेस होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। आरडीबीएमएस, इसमें आर वर्ड का क्या मतलब है? रिलेशनल। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में, कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स विद प्री एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ताकि जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक प्री एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप हो। डाटा को अरेंज कर रहे हैं टेबल में इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। कोई भी डाटा जब रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो डाटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है। ईएफ कोड ने 1970 में इसे डेवलप किया था। इसे यूज किया जाता है डाटा को टेबल की फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए। जैसे ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। नेम्स में करेक्टर दिख रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर फॉर्म की है और सभी एम्प्लॉयज की आईडी 4 डिजिट की है। जेंडर में मेल फीमेल फिल किया गया है। एम्प्लॉयज की सैलरी फिल की गई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। तो अब इस टेबल में अगर मैं आरडीबीएमएस के फॉर्म में इस टेबल का डाटा स्टोर करना चाहूं तो क्या करना होगा? क्या क्या टर्म्स है इसमें? फर्स्ट है रो। हमें पता है हॉरिजॉन्टल रोज होती है। कितनी रोज है इसमें? चेक करो, 3 रो है। एक नेहा मेहता की रो, एक पारस बंसल, एक हिमानी वर्मा। 3 रो है। इन रोज को टपल बोलते हैं। एम्प्लॉय तो हो गया टेबल। एम्प्लॉय इज अ रिलेशन। जो टेबल होता है उसको रिलेशन भी कॉल करते हैं। एम्प्लॉय एक टेबल है जिसे रिलेशन कॉल कर रहे हैं। उसमें रोज है। कितनी रोज है? 3 रोज। इन रोज का दूसरा नेम है टपल। तो कितने टपल्स हैं इस टेबल में? 3। कॉलम, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। कितने एट्रीब्यूट्स हैं? एक है नेम, एक एम्प्लॉय आईडी, एक जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। तो टोटल इस टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट टेबल को रिलेशन कॉल करेंगे। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन मींस डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम। हर कॉलम में जो एट्रीब्यूट्स है उनके डाटा टाइप क्या है? जैसे नेम, नेम हमेशा अल्फाबेट्स में होते हैं। एक अल्फाबेट को करेक्टर बोलते हैं। सेट ऑफ करेक्टर्स, जब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स आ जाते हैं इसको स्ट्रिंग कॉल करते हैं। तो डोमेन क्या हो गया? नेम का स्ट्रिंग। फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट का नंबर है। जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल में से एक है तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का हुआ। देन सैलरी, सैलरी नंबर है। डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट टाइप का है जिसमें डेट, मंथ और ईयर स्टोर किया गया है। आगे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। डिग्री और कार्डिनैलिटी, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, उस टेबल में डिग्री कितनी है और कार्डिनैलिटी क्या है। तो डिग्री मींस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। कितने एट्रीब्यूट्स है? 5। तो डिग्री कितनी होगी इस रिलेशन की या इस टेबल की? 5। डिग्री ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन इज 5 क्योंकि 5 एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से? नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। तो नंबर, अगर आपसे डिग्री पूछी जा रही है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स काउंट करके बता दो। नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, टपल्स कितने हैं या रोज कितने हैं उसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो कार्डिनैलिटी कितनी होगी? इस टेबल की कार्डिनैलिटी होगी 3 क्योंकि 3 एम्प्लॉय का डाटा फिल किया गया है। नेक्स्ट रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा आर इज डिनोटेड बाय A1 A2, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको राउंड ब्रैकेट में लिख देना। जैसे रिलेशन स्कीमा क्या होगा? इस टेबल के रिलेशन स्कीमा बनेगा नेम कोमा एम्प्लॉय आईडी। जितने भी एट्रीब्यूट्स लिए हैं ना सबको लिख दो, वो उसका स्कीमा बनेगा। देन जेंडर, देन सैलरी, देन डेट ऑफ बर्थ। ये बन गया रिलेशनल स्कीमा। अब रिलेशन स्टेट इज सेट ऑफ टपल्स इन रिलेशन एट अ पॉइंट इन द टाइम। अगर मैं किसी एक रो की बात कर रही हूँ ना, उसमें जो जो वैल्यूज हैं वो उसकी रिलेशनल स्टेट बन जाएगी। तो रिलेशनल स्टेट क्या बनेगी? एक तो बनेगी फर्स्ट नंबर वाली, नेहा मेहता, नेम लिखा नेहा मेहता, फिर उसके बाद 1121, देन फीमेल, देन 2000, फिर इसके बाद 0403 1990। ये होगी फर्स्ट रिलेशन स्टेट। फिर उसके बाद आएगी दूसरी रिलेशन स्टेट जिसमें दूसरे टपल का डाटा होगा। पारस बंसल 2134, देन मेल, देन 25,000,
देन 1910 1993। फिर इसके बाद तीसरे पर्सन का डाटा आ जाएगा, हिमानी वर्मा 3145, फीमेल 20,000, 23/11/1992। तो ये बन गया एक रिलेशन स्टेट, सेट ऑफ टपल्स इन रिलेशन। टेबल में जितने भी टपल्स हैं उन सबको जब मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में लिख रही हूं तब उसे रिलेशन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब मेन जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है एसक्यूएल। एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो भी हम कमांड देंगे एसक्यूएल में उसको क्वेरी कॉल किया जाता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड टू मैनेज डाटा। जो भी रिलेशनल डेटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज एसक्यूएल। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डीडीएल, एक होता है डीएमएल। डीडीएल मींस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहां पर हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ डाटा कि हमारा टेबल कैसा होने वाला है, कैसा दिखेगा टेबल, टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है डाटा पर, ये सब कुछ हमने आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करना है। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसको यूज किया जाता है डाटा फिल करने के लिए इन द डेटाबेस, इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना डाटा इन द डेटाबेस। तो डीडीएल में मेन तीन चीजें आती है, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये सारी तरह की क्वेरीज हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट डेटाबेस। हमेशा सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करा जाएगा टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने डाटा को स्टोर करना है। जैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फोल्डर बना लेते हैं या सामान को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं, वैसे डेटाबेस बनता है ताकि हम डाटा को टेबल्स में स्टोर कर सके, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड हो सके जब हमें उसको रिट्रीव करना हो। सबसे पहला स्टेप होगा डेटाबेस को क्रिएट करना। फिर उसके बाद डेटाबेस को सिलेक्ट करना। क्रिएट करने के बाद हम जिस डेटाबेस में काम करना चाहते हैं उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। अब क्रिएट डेटाबेस की कमांड को हम यूज कैसे करते हैं, वर्ड लिखते हैं क्रिएट, CREATE, क्रिएट, देन हम लिखते हैं डेटाबेस। फिर उसके बाद जो भी नेम है डेटाबेस का, सपोज मैं डेटाबेस बना रही हूँ स्कूल के लिए, तो क्रिएट डेटाबेस तो वर्ड हो गया फिक्स। जो टर्म्स कीवर्ड्स हैं जो आपने एज इट इज लिखनी है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो हम अपने मर्जी से नेम दे रहे हैं, वेरिएबल जिसे बोलते हैं, उसको मैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल से लिखूंगी। वैसे केस सेंसिटिव नहीं है बट फिर भी हम एक गुड प्रैक्टिस यही फॉलो करेंगे कि जो कीवर्ड्स है उनको कैपिटल लेटर्स में लिखें और जो वेरिएबल का नेम है उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल लिखें। क्रिएट डेटाबेस वर्ड लिखने के बाद जो भी डेटाबेस बना रहे हो, जैसे मैं स्कूल के लिए डेटाबेस बना रही हूँ तो मैं स्कूल लिखूंगी, हर क्वेरी के लास्ट में सेमीकोलन आएगा। क्रिएट डेटाबेस जैसे स्कूल डेटाबेस बना रहे हैं, देन सेमीकोलन। जब सिलेक्ट डेटाबेस करना है, सिलेक्ट डेटाबेस के लिए वर्ड यूज करते हैं यूज, USE, यूज। तो मैं क्या लिखूंगी, यूज जो मैंने डेटाबेस बनाया, मैंने डेटाबेस स्कूल बनाया था तो यूज स्कूल। ये दो स्टेटमेंट्स को सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये MySQL ओपन हो गया। जब भी आपने MySQL इंस्टॉल किया होगा जो पासवर्ड दिया है वो सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहली कमांड क्वेरी लिखनी है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, जैसे मैं स्कूल डेटाबेस बना रही हूँ, स्कूल लिखा, लास्ट में सेमीकोलन, एंटर। ये लिखा हुआ आ गया क्वेरी ओके, फर्स्ट रो इफेक्टेड, मतलब ये जो हमारी क्वेरी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट क्वेरी, मुझे अब इस डेटाबेस को यूज करना है। डेटाबेस को यूज करने के लिए आपने वर्ड लिखना है यूज, फिर उसके बाद जो डेटाबेस बनाया था उसका नेम, जैसे स्कूल, यूज स्कूल सेमीकोलन, एंटर। डेटाबेस चेंज्ड। अब हम स्कूल नेम के डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे टेबल को क्रिएट। उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, जिसको हम रिलेशन भी कॉल करते हैं। सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, जो भी आपने नेम देना टेबल को वो नेम लिखोगे, देन जितने भी कॉलम्स हैं उन सबकी डाटा टाइप्स देते जाने हैं और यहाँ पर लगाते जाने हैं कोमा, लास्ट में ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। क्वेरी को एंड करना है विद सेमीकोलन। सपोज मैं यहाँ पर टेबल बनाने लगी हूँ स्टूडेंट, मुझे स्कूल के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है। उस स्टूडेंट नेम के टेबल में मुझे क्या क्या डाटा एंटर करवाना है। सपोज मैं लेना चाहती हूँ स्टूडेंट का नेम, फिर उसके बाद मैं लेना चाहती हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर, देन एडमिशन नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ,
फिर उसके बाद जेंडर। ये डाटा मुझे स्टूडेंट का एंटर करवाना है, तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? 1 2 3 4 5, 5 एट्रीब्यूट्स। कॉलम 1 होगा नेम। अब उसकी डाटा टाइप क्या होगी? यहाँ पर टर्म आ रही है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब ये डाटा किस तरीके का होने वाला है। तो जो नेम है, नेम अल्फाबेटिकल होता है, करेक्टर्स का ग्रुप होता है, तो करेक्टर के ग्रुप को स्ट्रिंग कॉल करते हैं। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक सिंपल कैर और दूसरा वेर कैर। इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैर और वेर कैर में, वो डिस्कस करते हैं अभी। बाकी डाटा टाइप देख लेते हैं कौन कौन सी यूज होने वाली है। रोल नंबर। रोल नंबर कौन से टाइप का होगा? नंबर्स फॉर्म में, जिसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर वो डाटा टाइप है जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होती। एडमिशन नंबर, ये भी होने वाला इंटीजर विदाउट डेसिमल प्लेस। देन डेट ऑफ बर्थ, ये होगी डेट फॉर्मेट की, जिसमें ईयर मंथ और डेट होगी। देन जेंडर, जेंडर भी होगा करेक्टर टाइप का, जिसमें हम मेल या फीमेल एंटर करवाएंगे। सो कौन कौन से डाटा टाइप यूज होंगे? करेक्टर, करेक्टर के ब्रैकेट में हम उसकी देते हैं लेंथ एन, वेरकेर एन। क्या डिफरेंस है करेक्टर और वेरकेर में? सपोज मैंने लिखा करेक्टर 5, इसका मतलब फिक्स्ड लेंथ होगी 5। अगर मैं यहां लिख देती करेक्टर 15, मैंने क्या लिखा? करेक्टर 15, फिक्स्ड लेंथ होगी 15, बट जो नेम है वो है अशोक, तो मैंने तो लेंथ दी थी नेम की 15, बट नेम एक्चुअल में कितने लेटर्स का है? 5 लेटर का। तो जब ये स्टोर होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा? 5 लेटर तो ये ASHOK कर देगा, बाकी 10 लेटर्स बच गए ना, वो 10 लेटर स्पेस से भर देगा। मतलब इसने 15 पोजीशंस तो ऑक्यूपाई करनी ही करनी है। फर्स्ट 5 पे तो जो नेम के करेक्टर्स है वो फिल हो गए, बाकी जितने भी बचे थे वहां पर ये स्पेस एंटर कर देगा। तो इस तरीके से तो मेमोरी की वेस्टेज होगी। तो उसके जगह पर हम यूज करते हैं वेर कैर। वेर कैर इज वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। ये था फिक्स्ड लेंथ, करेक्टर में लेंथ फिक्स्ड होती है, ये वेरिएबल है। जहां पर जो n है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स है। चाहे मैं वेर कैर 15 लिख रही हूँ, नेम सपोज अशोक है, तो ये अपने आप 5 लेटर्स को यूज करेगा, बाकी जगहों पर कुछ नहीं करेगा, स्पेस भी एंटर नहीं करेगा। तो ये मेमोरी में 5 लेटर्स की ही जगह यूज करेगा, ना कि 15। मैक्सिमम 15 हो सकता है, 15 से कम है तो उतने के लिए स्पेस एलोकेट कर देगा। करेक्टर क्या कर रहा था? अगर मैंने ब्रैकेट में 15 लिखा है ना, तो 15 की 15 ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो स्पेसेस से क्यों ना भरनी पड़ जाए। क्लियर हुआ डिफरेंस? इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी करेंगे अभी, करेक्टर और वेर कैर। देन डेट, डेट फॉर्मेट होता है YYYY मतलब ईयर, देन MM मंथ, देन DD डेट। इंटीजर, इट इज अ नंबर विदाउट डेसिमल प्लेस, विदाउट डेसिमल प्लेस के नंबर होते हैं। बट अगर मुझे डेसिमल वाला नंबर देने हैं तो डेसिमल M, D, जहां पर M है फिक्स्ड पॉइंट नंबर, जो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बता रहा है। 5 डिजिट का नंबर होगा, जिसमें से 2 डिजिट, अगर मैंने कोमा करके D लिखा है ना, मतलब 2 लिखा है, तो वो नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी स्टोर्ड फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हो रही है वो बता रहे हैं। अगर मैंने D में कुछ नहीं लिखा, स्पेसिफाई नहीं करा, या 0 स्पेसिफाई करा है, मतलब कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा। सबसे ज्यादा यूज होता है करेक्टर, वेर कैर, इंटीजर। ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, करेक्टर, वेर कैर और इंटीजर। तो अब करेक्टर और वेर कैर का अगर डिफरेंस आता है पेपर में, क्या लिखोगे? करेक्टर स्टोर्स फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग, ये फिक्स्ड लेंथ की होती है, पैडेड विद स्पेस, अगर खाली जगह बची है तो उनकी जगह पर स्पेस आ जाएगी। वेर कैर वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स होता है, जो कि रिक्वायर्ड स्टोरेज स्पेस को ही यूज करता है। अगर मैंने वेर कैर 15 लिखा है, वेर कैर 15, और जो मेरा नेम है वो 3 लेटर्स का है, तो 3 लेटर की ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, बाकी यूटिलाइज नहीं होगी। अगर मैंने करेक्टर 15 लिखा है और नेम 3 लेटर का है, तो बाकी 12 जगहों पर ये स्पेस फिल करेगा। तो वापस आते हैं अपने टेबल पर। मुझे टेबल बनाना है स्टूडेंट, जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स फिल करने हैं। नेम कौन से टाइप का लूंगी? करेक्टर। कैर यूज करूंगी या वेर कैर? वेर कैर यूज करेंगे, क्योंकि हम मेमोरी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं। वेर कैर ब्रैकेट में लिखूंगी 20 मैक्सिमम लेंथ दूंगी। रोल नंबर इंटीजर टाइप का, एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप, जेंडर करेक्टर टाइप, और मैं जेंडर को स्पेसिफिक कर रही हूँ कि मेल या फीमेल, उसके लिए M या F ये लिखा जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी 1। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं SQL में। ये आप एक जगह पर लिख कर रख लो टेबल, क्या बनाना है, ताकि जब SQL में एग्जीक्यूट करे तो आप इसको टेबल को रिलेट कर पाओ क्वेरी के साथ। तो डेटाबेस तो हम बना ही चुके थे स्कूल नेम का,
जिसमें हमने डेटाबेस स्कूल क्रिएट किया था, फिर यूज स्कूल, डेटाबेस यूज कर रहे हैं स्कूल। अब हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ये तो फिक्स्ड है, क्रिएट टेबल, इसको मैंने लिखा कैपिटल लेटर्स में। अब टेबल का नेम, टेबल का नेम आप अपनी मर्जी से दोगे, जैसे मैंने टेबल का नेम दिया स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, सबसे पहला था नेम, कौन सा टाइप का लिया था नेम, वेर केयर, और लेंथ कितनी दे रही थी, मैक्सिमम 20। फिर इसके बाद डालना है कोमा, एंटर, एंटर इसलिए कर रही हूं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। देन रोल नंबर, सेकंड नंबर पे मुझे लेना है रोल नंबर। अब रोल के बाद स्पेस नहीं डालना, स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर यूज करेंगे। रोल नंबर किस टाइप का था, इंटीजर। नेक्स्ट क्या था, एडमिशन नंबर, ये भी था इंटीजर टाइप का। देन डेट ऑफ बर्थ, इसको लेंगे डेट टाइप का। देन जेंडर, जेंडर था करेक्टर टाइप का, कैर और 1, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब ये कौन सा ब्रैकेट बंद किया, ये वाला जो टेबल स्टूडेंट के बाद स्टार्ट किया था, वो वाला ब्रैकेट लास्ट में बंद, एंटर। इससे क्वेरी ओके, क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया, मतलब इस क्वेरी में कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखते हैं क्या हमारा टेबल सही बना है। उसके लिए वर्ड लिखना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब, DESC, डिस्क्राइब टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या था स्टूडेंट, डिस्क्राइब टेबल नेम, सेमीकोलन, एंटर। इससे टेबल आपको शो हो गया कि हमने टेबल क्या बनाया। टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स लिए, उनकी टाइप, अभी ये नल की, ये सब कुछ हम आगे वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब मुझे इस टेबल के अंदर फीड करना है डाटा। डाटा कैसे फीड किया जाएगा, उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम था स्टूडेंट। अब इसके अंदर मुझे डालनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज वर्ड भी फिक्स्ड है, वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा, नेम, जो नेम है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब उसको स्ट्रिंग कॉल करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा। सपोज स्टूडेंट का नेम है अमित, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर उसके बाद कोमा। नेक्स्ट है रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज 12 है, देन कोमा, उसके बाद है एडमिशन नंबर, सपोज एडमिशन नंबर है 1211, कोमा, देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सपोज डेट ऑफ बर्थ है, पहले लिखने ईयर, ईयर की 4 डिजिट, देन हाइफन, देन मंथ, देन हाइफन, देन डे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर से कोमा। फिफ्थ नंबर पे जेंडर मेंशन करना है, जो कि एक करेक्टर का होना चाहिए। तो जेंडर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा और एक लेटर लिखना है मेल, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर। फिर से लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके, मींस इस लाइन में भी कोई गलती नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये डाटा फीड हुआ है। उसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम था स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। इससे जितना भी डाटा हमने फीड किया था टेबल के अंदर, वो इसने शो कर दिया। अब एक और डाटा फीड करके देखते हैं, वही लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम था स्टूडेंट, वैल्यूज, अगला स्टूडेंट, सपोज नेम है रिया, फिर उसके बाद देना है रोल नंबर, देन एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा, देन जेंडर, जेंडर क्योंकि एक करेक्टर का है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके। अब चेक करते हैं क्या ये डाटा फीड हुआ है सही से। उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, सेमीकोलन, एंटर। एक डाटा पहले ही एडेड था, एक और ऐड हो गया। तो इस तरीके से हमने टेबल के अंदर डाटा ऐड कर दिया। आई होप आपको ये स्टेप्स समझ आए होंगे, बिल्कुल बेसिक है। माई एसक्यूएल आज के लेक्चर के बिना आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको अच्छे से देख लो। कमांड्स कैसे लिखनी है वो भी समझ लो। पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको आउटपुट दिया होता है कमांड लिखने को, कि हम किस कमांड के थ्रू ये आउटपुट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको कमांड्स अच्छे से आनी चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कमांड्स करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।